ख़वातीन व हज़रात, उरूज अब हमारे सामने हैं और हम मुख्तलिफ कमरों से होते हुए, आपने मुख्तलिफ हिस्से देखे, हम मुख्तलिफ जगहों पे घर के बैठे हुए थे, हम अब बाहर उनके बैकयार्ड में हैं और बकौल उरूज के कि ये वो कुर्सी है जिस पर वो बैठकर शायरी करती हैं। तो देखते हैं कि आज वो उन्होंने क्या शायरी की है, क्या आपको सुनाना चाहती हैं, और ज़रा इनसे ये भी पूछा जाए कि ये शायरी कब से हो रही है जनाब। शायरी तो मेरी बचपन से हो रही है, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे उर्दू, और कोशिश तो उन्होंने फारसी की भी की थी। अच्छा। मैं नालायक थी, मैंने सिर्फ उर्दू सीखी, और उर्दू में भी मुझे बहुत से शायर जो उनके पसंद के थे, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, ज़ौक़ और शेख सादी, इनके अशार से ऐसी भरमार थी कि दिन और रात मेरा हर बात में शेर से होता था। और दो शेरों में ज़िंदगी बसर की, जो उन्होंने मतलब दिन रात जो मेरे दिमाग में एक तरह से फीड किए। एक था ए तायरे लागूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। सही। और दूसरा था तुंदी ये बात मुखालिफ से न घबराए हो, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऐसी जिंदगी इन्होंने मेरी जो टफ की, क्योंकि हर वक्त अपने आप को इन शेरों के ऊपर पूरा उतारने के लिए बचपन की जो तरबियत होती है वो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। सही। और हमारे अब्बा को शायरी और ये लिटरेचर बहुत अजीज था, और वो चाहते थे कि उनके बच्चों में भी उसी तरह अजीज भी हो, समझे भी, माने भी। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाई लिखाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं, मगर उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एनीवेज, तो मैंने अपनी पहली नज़्म जो लिखी 9th ग्रेड में लिखी, और वो मैंने उनसे शेयर की, और उन्होंने मुझे बहुत सराहा उस पर। अब जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो उसका ख्याल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो ख्याल उस वक्त नहीं सोचा। वो ऐसे है जैसे कि 280 साल की खातून भी आदमी ने सोची। एनीवेज, उसके बाद मैंने कराची में, जब कराची में रही, तो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी डीन थे कौसर बशीर, वो चल के आते थे कॉलेज से और मेरी नज़में सुनते थे। मैं छोटी सी थी और मेरे लिए बड़ी ये इनकरेजमेंट थी कि वो मेरी नज़मों को या मेरी गज़लों को सुनने के लिए, मेरी शायरी को सुनने के लिए आते हैं, बहुत इनकरेज करते थे। दो एक बार दोस्तों ने ये भी कहा कोई किताब अब तुम्हारी पब्लिश करें, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कलाम इस काबिल नहीं। अभी रिसेंटली फिर मैं रसीदों पे और इन चीज़ों पे लिखती रही, इधर उधर आपने देखा अभी पाइल अप हुआ मेरी डायरीज का वर्जन। अभी मुझे रिसेंटली एक बड़े नामवर नज़्म की दुनिया के शायर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा जब तक तुम्हारी किताब में मुरतब न कर दूँ तुम अभी इसको होल्ड करो। मैं उनकी इनकरेजमेंट पे अपनी किताब को मुरतब करूँगी, और मेरे लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है। और आपसे कुछ अपनी शायरी अगर जी आपकी जी, इजाज़त बिल्कुल शेयर करेंगे ना, तो मैं शेयर कर लेती हूँ। मुझसे क्या, जो आपके सारे देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, असल में तो उन्हीं से करूँगी, मगर आपको बहाना बना के। चले, ये तो अच्छा ये है। एक नज़्म है जिसको मैं कहती हूँ कि ये मैं इसको अपनी ज़िंदगी से तशबीह देती हूँ। इसका उन्वान है एलियन, और ये ऐसे है। खुले से जो आ निकली पगली मेरी दुनिया में, एक थी बेकल सी, देखी जो तेरी महफिल, चेहरे पे दमक आई, एक आरज़ू की दिल में, एहसास कोई जागा, एक रूह की शिकनों में। भूले से जो आ निकली पगली तेरी दुनिया में, एक रूह थी बेकल सी, देखी जो तेरी महफिल, चेहरे पे दमक आई, एक आरज़ू की दिल में, एहसास कोई जागा, एक रूह की शिकनों में। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आई हूँ कहाँ से मैं? सब शक्लें मेरी शक्लें, सब चेहरे मेरे चेहरे, कहलाते हुए इंसान, मैं छूने से डरती हूँ, मैं छूने से डरती हूँ। जाने कहीं ये सब भी बच्चों की कहानी सा जादू का ना निकले, और छूने पे हर इंसान, और छूने पे हर हर इंसान। इंसान पत्थर का ना हो जाए। डरते हुए चुपके से दुनिया जो तेरी देखी, और सोचा था जो मैंने, बिल्कुल ये वही निकली। डरते हुए चुपके से दुनिया जो तेरी देखी, सोचा था जो मैंने, बिल्कुल ये वही निकली। देखा तो नजर पत्थर, वाह। परखा तो सनम पत्थर, देखा तो देखा तो नजर पत्थर, परखा तो सनम पत्थर, समझा तो खुदा खुदा पत्थर। पर। वाह, बहुत अच्छे। ये कब लिखी थी आपने? ये कोई 3 साल पहले की बात है। अच्छा।
तो ये जो आप नज़में लिखती हैं किसी खास कैफियत में लिखती हैं, कोई दिली वारदात की मामला होता है, कोई मतलब कैसे मतलब? मैं इन नज़्मों को हम्म। ज़ाहिर है इंस्पिरेशन होती है, मुतासिर होती हूँ किसी वाक़े से, हम्म। किसी वक़्त से, किसी हम्म। इंसान से हम्म। और सिचुएशन से। हम्म। और मैं इन नज़्मों को कहती हूँ ये नज़में नहीं, ये मैं हूँ। वाह। मैं इनको ओन करती हूँ पूरी तरह से कि जो जाहिर भी है। मैं लिखती हूँ मेरी ट्रू फीलिंग्स होती हैं। मैं उनको ज़्यादा बनाना संवारना भी पसंद इसलिए नहीं करती कि उसमें चेंजेस से हो सकता है नज़्म ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, मगर वो जो मेरा ख्याल की ओरिजिनलिटी है, सच्चाई है, वो मान पड़ जाएगी और वो मुझे मंजूर नहीं। मैं उसको ऐसे ही कहना चाहती हूँ जैसे मेरे एहसास ने मुझे समझाया। तो ये बिल्कुल। मेरा एहसास है, एक्चुअली हर नज़्म मेरा एहसास है। बिल्कुल, तो आपका अगला एहसास जरा हम। अगला एहसास मेरा, ये जो कुर्सी है, ये जो हम्म। चेयर जिस पे मैं बैठी हूँ इस वक्त, इसको मैं अपनी शायरी का कैथारसिस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत खूबसूरत अजीज चेयर हम्म। है। ये विंटर में अंदर चली जाती है। हम्म। मैं इस पे कोने में बैठ के, अपने स्टूडियो के कोने में बैठ के इस पे लिखती हूँ, और या समर में ये बाहर आ जाती है तो मैं यहाँ बैठती हूँ। तो सुबह की चाय मैं इसी चेयर पे पीती हूँ, अंदर बैठूँ या बाहर। हम्म। तो ये पिछले दिनों एक वाकया गुजरा था। पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन कपल को जिंदा जला दिया था, जिसके बस पता चला था 3 बच्चे भी थे और एक बच्चे से वो प्रेग्नेंट भी थी। जी। तो उस वाकये ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और मैं काफ़ी दिन इनके अजाब में जीती रही, सांस लेती रही। तो उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर न्यूज़ कुछ दिनों के बाद जब देखी, तो ये उसका असर है, ये जो नज़्म भारत हुई। ठीक है। इस अच्छा, ये नज़्म कुछ ऐसे है। गई सुबह चाय का कप हाथ में लिए, जब मैं अपना झूला झूलती कुर्सी पर आकर बैठी, पहली चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर के मंजर में उन तमाम चिड़ियों और गुलहरियों के बीच जिनको मैं दाना डालकर आई थी, उस बच्चे की मौजूदगी ने बदल डाला। उन तमाम चिड़ियों और गुलहरियों के बीच जिनको मैं दाना डालकर आई थी, यकायक उस बच्चे की मौजूदगी ने बदल डाला, जिसको मैंने कल रात टीवी में जिंदगी के स्टेज पर बिलखते देखा था, जिसके बराबर उसके माँ बाप बेहरकत बेजान पड़े थे। बच्चे की आंखें आंसुओं में डुबडुबाई मुझे घूर रही थी, मेरा गिरेबान पकड़े सवाल कर रही थी। मैं खामोश उसे देखती रही। चंद और लम्हे वो मुझे घूरता रहा, फिर मंजर से चला गया। मैं बेहिसी से चाय हाथ में लिए खिड़की से बाहर देखते हुए झूला झूलती रही, झूला झूलती रही। वाह, बहुत तासुराती नज्म। एक और नज्म भी आपने सुनानी थी। जी, वो मैंने आपको अपनी अम्मी का स्कल्पचर दिखाया था। जी जी मेरी जी। माँ का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, यूँ कि एक खामोश रोल है, मगर उनकी उन्होंने मुझे ये समझाया कि मेरी माँ को बहुत मोहब्बत का इजहार नहीं करती थी, मगर उनके हर अंदाज में, उनकी वजूद से एक पूरी मोहब्बत की एनर्जीज मुझे रिसीव होती थी तमाम उम्र। तो ये उनके लिए मैंने पिछले साल ही ये नज़म भी लिखी, मैंने पिछले या पिछले साल विंटर में। आप ये देख रहे हैं मेरे पाइन ट्रीज, तो ये अंदर बैठे हुए मैंने इसी चेयर पर लिखी थी। इसका उन्वान है बरगद। सफ़ेद धुली हल्की हल्की, मौसम की पहली बरफ पाइन के पेड़ पर पड़ी देखकर, जाने क्यों मुझे यकायक गर्मी का मौसम और बरगद का दरख्त याद आया। वो चुपचाप साए की मानिंद सुबह से रात तक सोचती आंखें, माथे पर फिक्र की लकीरें और नर्म होठों पर मुखलिस मुस्कुराहट सजाए। मोहब्बत के काम पर फायज शफकत का घना साया किए हुए। मगर ये क्या, मगर ये क्या, ये दरख्त तो नहीं है। ये मेरा तसव्वुर बिना सोचे मेरी माँ की तस्वीर क्यों बुनने लगा। सच्ची तो है, सहरा के बीच पहली बार तपती दोपहर में बिना साए के तन्हा खड़े रह जाने वाला दंग दिन
7 सितंबर ही तो था। 7 सितंबर मेरी माँ का दुनिया से चले जाने का दिन, मेरे बरगद की छाँव ढल जाने का दिन। वाह, ये हर बेटी की नज्म हर माँ के लिए। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ख़वातीन हज़रात, इस हिस्से में आपने उरूज से जो है उनकी शायरी सुनी, उनकी नज़में सुनी। एक और नज़म भी ये आपको सुनाएंगी, लेकिन इस जगह नहीं, बल्कि हम इस बैठक से भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ लगे हैं, ठीक है ना, उसके नीचे जो है वो कैसी गुफ्तगू होती है। तो अगला और आखिरी हिस्सा उरूज के साथ।